नमस्कार मित्रों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो 20 मार्च को होना निश्चित किया गया है, जिसके अंतर्गत हम प्रतिदिन एक नए पाठ के साथ, एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होते हैं और उसकी जितने भी प्रश्न उस पाठ से, उस विषय से संबंधित होते हैं, लगभग उनको पूरा हम करते हैं। आइए इसी बीच आज फिर हम मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 7वीं की जो पुस्तक है सुरभि भाग 2, उसका अहम और छ अस्मि नामक पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए तो समय अधिक न लेता हुआ हम पहला प्रश्न देखते हैं। ओरछा कस्मिन् मंडले अस्ति। दोस्तों, फिर मैं वही बात बोलूँगा कि आप लोग प्रश्नोत्तरी करने से पूर्व एक बार मूल पुस्तक को पढ़ लीजिए, फिर प्रश्नोत्तरी करिए, है ना। चलिए, ओरछा कस्मिन् मंडले अस्ति। शिवपुरी मंडले, टीकमगढ़ मंडले, गुना मंडले, चित्रकूट मंडले। तो आप जब पढ़ेंगे तो पहले ही आया है कि जो ओरछा है नामक स्थान वो है टीकमगढ़ मंडले अस्ति। कस्मिन् मंडले? टीकमगढ़ मंडले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओरछा नगरस्य स्थापना कदा केन च कृतम्। जो यहाँ पर कृता होगा, ओरछा नगर से स्थापना केन कदा कृतः, किसने की, है ना। स्थापना कदा कृता, तो इसका क्या उत्तर हो सकता है। सप्तदश शताब्दी रुद्रप्रतापेन, षोडश शताब्दी रुद्रप्रतापेन, बुल्देल राजपूतेन अमरसिंहेन एतेषु न। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है षोडश शताब्दी यानी 16वीं शताब्दी में, और किसके द्वारा की गई, रुद्र प्रतापेन, रुद्र प्रताप नाम के कोई शासक हुए हैं उनके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिए थोड़ा मित्रों। माम परितः सघनं वनमस्ति अत्र द्वितीया विभक्ति केन रूपेण भवति। यहाँ पर माम पदे द्वितीया विभक्ति केन रूपेण भवति, और एक प्रश्न और है सघनम पदे भी बताइए। नहीं, हाँ, माम पदे द्वितीय विभक्ति केन रूपेण केन सूत्रेण भवति। कर्मणि द्वितीया, एनपा द्वितीया, कर्तरि ऋषभम कर्म, या अभितः परितः समयानिक हा प्रतियोगे द्वितीया। तो दोस्तों, कर्मणि द्वितीया से कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। क्या है? कर्मणि द्वितीया से कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म क्या है? तो कहा कर्तुरी विप्रतमम कर्म, जो कर्ता को इप्सितमम हो उसको हम कर्म कहेंगे। एनपा द्वितीया, यहाँ पर इस सूत्र का कोई औचित्य नहीं है। इस में जो द्वितीय विभक्ति हुई है वो हुई है अभितः परितः समयानिक्स निक्साहा प्रतियोगे द्वितीया। अभितः परितः सर्वथा इत्यादि शब्दों के साथ इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो इस सूत्र, इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वो है विकल्प ये अभितः। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओरछा परिक्षेत्रे कति नद्याः वहन्ति तेषां नामानि। जो ओरछा है उसमें कितनी नदियाँ बहती हैं? क्या त्रीणी बहती हैं, 3 नदियाँ बहती हैं, या तिस्रः नद्याः, है ना। चत्वारि, चत्वारः, ठीक है, पंच अथवा द्वे। तो त्रीणी तो कौन कौन सी हैं? दशान वैत्वा जतारः, चत्वारि दशान वैत्वा जतारः जामिनी, ठीक है। ऐसे यदि 5 हैं तो दशान वैत्वा जतारः जामिनी चंबल, ठीक है। अथवा 2 बह रही हैं तो कौन सी हैं? चंबल वैत्वा। तो दोस्तों, इसके वर्णन में आया है कि यहाँ पर चतस्रः नद्यः, क्या होगा? चतस्रः
नद्यः, 4 नदियाँ बहती हैं, जो कि दसान, बेतवा, जतारा, जामिनी। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा, वो उत्तर है ख। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। कस्मिन् भागे जामिनी वैत्रवत्योः संगमः अस्ति। किस भाग में जामिनी और वैत्रवत्योः नामक दोनों नदियों के द्वारा संगम भवति, संगम होता है। और किस भाग में होता है, अर्थात ओरछा के किस भाग में जैमिनी और वैत्रवती का संगम होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है दक्षिण भागे। वाम भाग में भी नहीं होता है, उत्तर भाग में भी नहीं होता है, और पूर्व भाग में भी नहीं होता है। जो संगम होता है वो होता है दक्षिण भागे। चलिए अगला प्रश्न। सप्तधारायाः निर्माणं कथं भवति। जब यहाँ पर, जहाँ पर ये संगम होता है, उस संगम से थोड़ा आगे क्या होता है, एक सप्तधाराएं निकलते हैं। उन्हीं सप्तधारा कब होती है, तो उनके बताया जैमिनी वैत्रवती हो। जो जैमिनी और वैत्रवती का संगम है, उस संगम से कुछ आगे क्या होता है, सप्तधारायाः निर्माणं भवति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम राजा मंदिरम कस्याः तटे अस्ति। राम राजा नामक जो मंदिर है वो किसके तट पर है। क्या दसान के तट पर है, क्या वैत्रवती के तट पर है, क्या जातारा तटे या जामिनी तटे। तो हम जब पाठ को पढ़ते हैं तो वहाँ पर वर्णन आता है कि वैत्रवत्याः तटे तत्रैव एकः राजा राम राजा मंदिरम अस्ति, है ना। चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा हमारा प्रश्न नंबर ख, विकल्प संख्या ख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। मंदिरे केषां प्रतिमा सन्ति। जो मंदिर है इसका क्या नाम है, राम राजा मंदिरम, उसमें किसकी प्रतिमा है। क्या देवानाम, देवताओं की प्रतिमा है, या दशरथ राम लक्ष्मणाम, दशरथ राम और लक्ष्मण की है, या राम लक्ष्मण सीता राम लक्ष्मण की और सीता का है, या सीता की प्रतिमा है, अथवा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो 4 भाई हैं, इन चारों की है। तो दोस्तों वहाँ पर वर्णन में है, लिखा हुआ है कि राम लक्ष्मण सीतायाश्च, राम लक्ष्मण और सीता इन तीनों की प्रतिमा बनी हुई है। कहाँ पर, मंदिर में। कौन से मंदिर में, राम राजा मंदिरम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विष्पान स्थलम कुत्र अस्ति। अब विष्पान स्थलम क्या है, तो दोस्तों यह वो स्थान है जहाँ पर राजा हरदौल अपनी महारानी, अपनी भाभी के आत्मसम्मान के लिए, ऐसा कह सकते हैं, जो उस देश की रानी रही, उनके सम्मान की रक्षा के लिए और अपने भाई को अपना विश्वास दिलाने के लिए विष्पान पीते हैं। तो वो विष का जहाँ पान करते हैं उस स्थान को बोलते हैं विष्पान स्थलम। और वो कहाँ पर है, क्या वो मंदिर के राम राजा मंदिर से प्रांगण में है, क्या राम राजा मंदिर से उद्यान में है, या राम राजा मंदिर से देवस्थले, या फिर मंदिर से पृष्ठे भागे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है राम राजा मंदिर से उद्याने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरदौलस्य अग्रजस्य नाम किमस्ति। जिसकी पत्नी के विषय में अभी हम बात कर रहे थे, उसके विषय में है कि हरदौल राजा का जो अग्रज है कौन है, बड़े भाई कौन है। तो क्या रुद्र प्रताप है। इन्होंने रुद्र प्रताप क्या किया है, इन्होंने ओरछा नगर की स्थापना की थी। कब की थी, 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में, है ना। जुझार सिंह, और ये इनका इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हरदौलस्य अग्रजस्य नाम जुझार सिंह अवस्थी, अर्थात बड़े भाई का नाम है जुझार सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विवाहावसरे महिला कम प्रथमम पूजयन्ति। क्या गणेश को पूजती हैं, या रुद्र प्रताप को पूजती हैं, हरदौल को पूजती हैं, जुझार सिंह को पूजते हैं। तो मित्रों जैसे मैंने बताया कि वो जो घटना हुई थी
जिसमें हरदौल विस्वान करते हैं, तब से विस्पान के अनंतरम विवाह के अवसर पर सभी महिलाएं सबसे पहले गणेश को न पूज करके, रुद्र प्रताप को न पूज करके हरदौल को पूजते हैं। अर्थात ये वहीं से विश्वविख्यात हैं हरदौल राजा, जिनको विवाह के अवसर पर महिलाएं पूजती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कस्याः तटे एकः ऐतिहासिक दुर्गः अस्ति? किस नदी के तट पर ऐतिहासिक दुर्ग है? तो जहाँ मंदिर है उसी तट पर बहुत सारी चीजें हैं, वहीं पर बहुत सारे राजाओं की समाधियां भी हैं, और वहीं ये दुर्ग भी है जो कि हमारे बेतवा नदी वेत्रवत्याः तटे अस्ति। वेत्रवती नदी के किनारे मंदिर है, वहीं दुर्ग है, वहीं पर बहुत सारे राजाओं की समाधियां हैं, वहीं पर ऋषि मुनिगण तपस्या करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्गस्य भवनानामपि प्रस्तर पट्टिकासु किम कार्यम कृतम? जो दुर्ग है उसके भवन की प्रस्तर पट्टिकाएं हैं, उन पर क्या क्या कार्य किए गए, या भवनों पर क्या क्या कार्य किए गए? भवनों की खिड़कियों पर गवाक्षेसु, या भवन के दीवालों पर, तो उसका है क्या सूक्ष्म शिल्प कार्यम कृतम, अथवा चित्र निर्माणम कृतम, अथवा कलात्मकम कार्यम कृतम। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये तीनों काम वहाँ पर हो रहे हैं। अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प संख्या घ सर्वम, कि वहाँ पर सूक्ष्म शिल्प कार्य भी हो रहा है, दीवालों पर चित्र निर्माण भी हो रहा है, और कलात्मक कार्य भी किए गए हैं जो बिल्कुल एकदम सूक्ष्म तरीके से बताए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 14। चतुर्भुजम मंदिरम दुर्गे कुत्र अस्ति? अब जो दुर्ग बनाया गया है उसमें भी एक मंदिर है। एक मंदिर हम कहाँ पढ़ के आए हैं? वेत्रपति नदी के तट पर, जो कि राम राजा मंदिर है, जहाँ पर तीनों लोगों की प्रतिमाएं हैं, राम लक्ष्मण और सीता की, है ना। और अभी एक मंदिर कहाँ है? दुर्ग में। ये दुर्ग भी कहाँ पे है? वेत्रवती नदी के तट पर। अब जो जिस मंदिर के बारे में पूछा उसका क्या नाम है? चतुर्भुजम, 4 भुजाओं वाला मंदिर कहाँ पर है? क्या दुर्ग के वाम भाग में है, या उत्तर भाग में है, दक्षिण भाग में, या पूर्व भाग में है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है मित्रों वो है हमारा क, वाम भागे। तो जो चतुर्भुज मंदिर है वो वाम भाग में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। दुर्गस्य पुरतः किमस्ति? अब वहाँ दुर्ग जब वर्णन आया तो बहुत सारी वस्तुओं का वर्णन आया है, तो क्या क्या है उसके विषय में यहाँ पर आया। क्या मंदिर है? तो मंदिर के विषय में हम पढ़ के आए, वो सामने था, है ना। दूसरा क्या? काव्यकलायाः नर्तक्याः भवनम, अर्थात जो काव्य करने वाली नर्तकी हैं उनका भवन है मंदिर के बिल्कुल सामने। क्या सावन भादो स्तंभ है? क्या सावन या पुष्पोद्यान है? तो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं दुर्ग के आसपास क्या है, या दुर्ग में कौन क्या चीजें हैं। अब यही जो प्रश्न है, तो क्या मंदिर है? तो मंदिर तो चतुर्भुज वो भी वाम भाग में है ना। ये काव्य कला या ये क्या है? अधस्थले, यानी दुर्ग की बिल्कुल जस्ट नीचे, अंडरग्राउंड जिसे हम कह सकते हैं, वहां पर है ये। ठीक है, ये कहाँ है? अध अंतस्थले, है ना, अध। ठीक है, और मंदिर आई गया है चतुर्भुज मंदिरम वाम भागे, ये हो गया अधस्थले। और तीसरा है ये सावन भादव, अर्थात दुर्गस्य पुरतः। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, पुष्पोद्यान कुछ नहीं है। सावन भादव स्तंभव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उद्यानस्य एकस्य कस्याः भाषायाः उद्याने, यहाँ थोड़ा अलग अलग करिए इसको। उद्याने कस्याः भाषायाः उद्याने कस्याः भाषायाः कविः स्थानम् अस्ति? जो उद्यान है उस उद्यान में किस भाषा की कवि का स्थान है, किस भाषा को? तो वहाँ पर क्या कोई संस्कृत का कवि रहता था, क्या कोई हिंदी का कवि रहता था, क्या कोई उर्दू का कवि रहता था, या क्या कोई इनमें से कोई नहीं रहता था? तो वहाँ पर आए हिंदी भाषा के कवि रहते थे, जिनका नाम क्या है? केशव दास।
क्या नाम है? केशव दास। इनके विषय में वर्णन मिलता है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, जो कि हमारी अहम मूर्छास्मि इस पाठ से लिया गया है, सूर्य विभाग 2 कक्षा 7वीं। और मित्रों हम तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2, है ना। चलिए क्या है, दुर्गस्य सर्वाधिक निर्माण कार्यम कस्य नृपस्य काले अभवत्। यदि हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि अभी भी इस दुर्ग का निर्माण कार्य अब वर्तमान में भी चल रहा है। तो अब वर्तमान में चल रहा है तो ये यानी काम शुरू से अभी तक चलता आ रहा है, जब से स्थापना हुई है तब से। पर एक राजा हुए हैं जिनके काल में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, तो उस राजा का नाम बताइए। क्या रुद्र प्रताप के काल में हुआ है? तो रुद्र प्रताप क्या है? जिन्होंने 16वीं शताब्दी में षोडश शताब्दी ओरछा नगर से स्थापना करता, है ना। हरदौल क्या है? हरदौल राजा जुझार सिंह के छोटे भाई हैं, है ना। और फिर आया महाराज वीर सिंह प्रथम के काल में या महाराज वीर सिंह द्वितीय के काल में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हमारा महाराज वीर सिंह प्रथम के काल में मंदिर का सर्वाधिक निर्माण कार्य हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जामिनी वेत्रपत्यो पदे का विभक्ति। हम दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। यह प्रश्न क्या कर रहा है कि आपको पहले में उत्तर सही दे दिया है और आप इतना करके आ भी सकते हैं, पर दूसरा के उत्तर भी गलत नहीं है, क्योंकि ये जो रूप है ये दोनों विभक्तियों में बनता है, सप्तमी में बनता है, षष्ठी में बनता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा द्वयम, दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, ममैतिहासिकम पदे संधि किमस्ति। जो ममैतिहासिकम पद है इसमें संधि क्या है? क्या दीर्घ संधि है, गुण संधि है, अयादि है या वृद्धि है? दीर्घ संधि में क्या होता है, जो हमारे मूल स्वर अ प्लस आ ई उ ये जो है और इनके साथ में या ऐसा कर सकते हैं, अ प्लस अ बराबर अ, है ना, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ, और री प्लस री बराबर री। ये हमारा दीर्घ संधि का नियम है। ठीक है, ऐसे ही गुण संधि में क्या होता है, ए और ओ की मात्रा आपको दिखाई देती है, जैसा रमेश और परोपकार। ठीक है, अयादि संधि का अलग नियम है, इसमें एचो वह सूत्र लगता है, वो वृद्धि संधि वृद्धि रेची। ठीक है, यहाँ पर आई और औ देखने को मिलता है। ठीक है, और भी नियम है, आर होता है, अल होता है। बाकी इसमें कौन सी संधि हमारी? वृद्धि संधि। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हमारा वृद्धि संधि। चलिए धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, सुना, समझा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, जिससे जैसे ही वीडियो चैनल पर डाला जाए और आपको सूचना प्राप्त हो जाए। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ, नए विषय के साथ और नई प्रश्नोत्तरी के साथ। अस्तु, धन्यवाद, नमो नमः।